हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 6 सितंबर 2023 को शिफ्ट 2 में हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल करके आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर ऑफ को सोल्व करते हैं तो 5 त्रिका 15 हो गया और 15 से 15 कट जाएगा क्योंकि डिवाइड बाद में सोल्व करते हैं। तो ये 4 गुणा में 1 आएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑफ यहाँ पर सोल्व करेंगे। पहले तो 12 4 48 होगा और 8/48 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और गुणा में यहाँ पर 12 है तो 12 लिख दिए। और माइनस के अंदर ये 4 और बट्टे के अंदर 5 है और गुणा में यहाँ पर 20 है तो ये 20 लिख दिया। तो 5 के 20 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 + का 2 माइनस का 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये माइनस का 10 जो है आपको आंसर दिखाई पड़ गया। आंसर यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि पर और समान धनराशि पर और समान ब्याज दर पर 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 रुपये कम है तो वह धनराशि कैलकुलेट करके बतानी, यानी कि प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आसान सा प्रश्न है भाई। 15 चौके 60% का यहाँ पर पहले ब्याज मिल रहा था। अब यहाँ पर उसी ब्याज दर से 6 वर्षों में यानी कि 15 छीके 90% का ब्याज मिलेगा। अब जो पहले ब्याज मिल रहा था वो अब ब्याज जो मिल रहा है 90% का उससे कितना कम है, 30% कम है। जबकि आपको प्रश्न में बताया गया कि 4500 रुपये कम है। तो इसी 30% की वैल्यू आपको बताई गई है 4500 रुपये है। तो डेटा आपको यहाँ पर देखिए 150 गुणा दिखाई पड़ गया। तो 150 गुणा डेटा है तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमारे पास था, धनराशि जो थी वो अपने आप में 100% थी। तो 100% की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 ना होकर 100 का 150 गुणा करेंगे यानी कि 15,000 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समान धारिता वाले 2 पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात आपको बताएगा 3:11 है और दूसरे पात्र में अनुपात 9:11 है। यदि दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए समान धारिता वाले 2 पात्र आपको बताए गए हैं। तो एक पात्र मान लेते हैं ए है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है ये आपको बताया गया कितना 3:11 है। और दूसरा पात्र हम मान लेते हैं बी है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताएगा 9:11 है। और यहाँ पर इनकी धारिता समान बताई गई है। जब हम यहाँ पर धारिता कैलकुलेट करते हैं 3:11 कितना हो जाएगा, 14 यूनिट हो जाएगा टोटल। और यहाँ पर 9 और 11 टोटल 20 यूनिट हो रहा है। तो 14 और 11 का एलसीएम जब हम यहाँ पर लेते हैं तो 140 हो रहा है। तो 140 बनाने के लिए देखिए 14 को अगर हम 140 बनाते हैं तो ये हमारे पास जो है इसको गुणा करना पड़ेगा 10 से और इसको गुणा करना पड़ेगा 7 से, तब यहाँ पर ये दोनों 140 और 140 से बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 10 से इसको गुणा कराते तो ये 30 यूनिट और इसको 10 से गुणा कराते तो ये 110 यूनिट, ठीक है। अब इनका टोटल करें तो 140 यूनिट बन रहा है और यहाँ पर 14 इंटू में 10 कराते तो भी 140 यूनिट बनता। इसी तरह से यहाँ पर 7 के इसमें गुणा कराएं तो ये 63 और ये 77 और यहाँ पर टोटल भी 140 यूनिट, यानी कि धारिताएं हमने यहाँ पर बराबर कर दी हैं। अब इन दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दीजिए, यानी कि अगर आप इनको आपस में मिलाते हैं तो ये 30 और यहाँ पर ये 63 यानी कि टोटल 93 यूनिट का मिल्क हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 110 और यहाँ पर ये 77 यानी कि 187 यूनिट का वाटर हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो परिणामी मिश्रण में कितना आ जाएगा 93:187। इसमें देखिए एक आदमी 8 किलोमीटर/आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है और यदि वह 16 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने मिनटों में तय करेगा, यानी कि जो टाइम कैलकुलेट करना वो आपको मिनट में कैलकुलेट करके बताना है। और यहाँ पर देखिए 30 मिनट दिया गया, इसका मतलब 1/2। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा होता है और आधे घंटे को आप 1/2 घंटे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आप स्पीड इंटू में टाइम करते हैं तो ये आपके पास डिस्टेंस आती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू में 1/2 करेंगे यानी कि 4 किलोमीटर की आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आई है ये 16 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस अपॉन हम स्पीड करते हैं और स्पीड यहाँ पर 16 की स्पीड से कवर होगी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर 1/4 ये घंटे में आपके पास टाइम आया। आपको क्या करना है, मिनटों में टाइम कैलकुलेट करके बताना है। तो आप क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, 1/4 को 60 से गुणा कराएंगे तो 15 मिनट में आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। एक घन के प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए
किनारे मतलब एक साइड में जो है 30% की वृद्धि की जाती है। तो अगर हम यहाँ पर सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें किसके, घन के यानी कि क्यूब के, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा में भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू में भुजा, यानी कि जो 30% की वृद्धि की जा रही है वो यहाँ पर 2 बार वृद्धि होगी। ठीक है, जब क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 2 बार वृद्धि होगी 30% और 30% की। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट 30% का सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर जो है सक्सेसिव इसी तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 69% आपको दिखाई पड़ गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ए और बी एक काम को जो है 5 से 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी इस काम को जो है पूरा करने के लिए बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। बी पहले दिन काम शुरू करता है और काम कितने दिनों पूरा होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो ए और बी ये दोनों मिलकर देखिए 5 से 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 16/3 दिन, यानी कि 16/3 दिन में ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि आपको बताया गया कि ए जो है ये 8 दिन में अकेले काम कर सकता है, तो इसको 8/1 ऐसे लिख सकते हैं। आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपको 16/1 दिखाई पड़ गया। भाई फ्रैक्शन का आप एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब 16/3 का इसमें डिवाइड करें तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो 3 यूनिट इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर आ जाएगी। 8 का इसमें डिवाइड करें तो 8 दूनी का 16, यानी कि 2 इसकी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट हो जाएगी, तभी यहाँ पर इन दोनों की मिलाकर 3 यूनिट टोटल हो रही है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर अगर ए और बी जो है ये बारी बारी से काम करते हैं एक एक दिन छोड़कर, और बी पहले दिन काम करता है और फिर ए काम करता है, तो इसी तरह से ये 2-2 दिन का पैटर्न यहाँ पर चलता जाएगा, और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का टोटल काम हो रहा है। तो ये बी जो है 1 यूनिट का काम करता है, ए 2 यूनिट का काम करता है, तो टोटल 3 यूनिट का काम हो रहा है। हमें करवाना कितना है, 16 यूनिट का काम कराना है, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास 16 यूनिट है। तो 16 एक्जैक्ट तो हम करा नहीं सकते, बट यहाँ पर देखिए 3 का अगर हम 5 गुणा करते हैं तो यहाँ पर 15 यूनिट का काम हो जाएगा। कितने दिनों में, इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 दिन में काम हो जाएगा। तो 10 दिन में 15 यूनिट का काम हो जाएगा। शेष कितना बचा, 16 में से 15 यूनिट का काम हो चुका, तो 1 यूनिट का काम बचा। अब ये ए पर काम खत्म हो रहा था, तो अब बारी आएगी बी की, और बी एक दिन में देखिए एक यूनिट का काम करता है, तो 1 यूनिट का जो शेष काम बचा था वो 1 यूनिट का काम ये 1 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 दिन ये रहा और 10 दिन यहाँ पर ये रहे, तो टोटल कितने दिन हो गए, 11 दिन हो गए। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए यहाँ पर यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 25% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर जो है 25% का लाभ होता है, तो उसके विक्रय मूल्य पर जो है परिकलित किए गए लाभ का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पर यानी कि सेलिंग प्राइस पर आपको कैलकुलेट करना है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, आपको पता होगा, यानी कि 4 से 1 अधिक पर वस्तु बेची गई होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 4 यूनिट था तो सेलिंग प्राइस 5 यूनिट रहा होगा, तभी यहाँ पर जो है 25% का लाभ होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 यूनिट का जो प्रॉफिट हो रहा था, ये इसकी गणना आपको प्रॉफिट की गणना जो है वो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 5 पर और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 20% जो है आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस वार्षिक दर पर जो है 6400 की धनराशि पर 2 वर्षों में जो है 1344 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये 1344 का जो ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष के दौरान, वो जो है हमारे पास दी गई जो राशि है 6400 उसका कितना परसेंट है। तो 20 से 20 कट के 64 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 64 दूनी का 128 हो जाएगा, बच गया 6, एक बार चला जाएगा भाग, यानी कि 21% का ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए टाइम आपको बताया गया है कि 2 वर्षों का, और 2 वर्ष के लिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी अगर आप उसका सक्सेसिव कैलकुलेट करें तो वो आपके पास 21% आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चेक करते हैं तो ये देखिए 10% है, तो 10 + 10 इसका सक्सेसिव कैलकुलेट इसी तरह से करते हैं भाई, 10 + 10 प्लस में 10 इंटू में 10/100, और ये आपके पास यहाँ पर देखिए 21% आ रहा है, और हमें चाहिए कितना था, 21% ही चाहिए था, तो ये इसमें आ रहा है, तो यही आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए थी, 10% होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर 8%, 5% और 12% का अगर आप सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 21% नहीं आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें देखें मदों जैसे किराया, बचत, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय कितना है।
तो यहाँ पर देखिए किराया यानी कि रेंट देखना, बचत यानी कि सेविंग, और इसके बाद यहाँ पर भोजन यानी कि फूड आपको देखना है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, चैरिटी आपको नहीं देखना। चैरिटी में यहाँ पर देखिए 10% लिखा हुआ है, इस 10% को आप छोड़ देंगे तो बाकी सभी का मिलाकर जो है ये आपको पता है 90% होगा। भाई 100% में से 10% छोड़ देंगे तो 90% होगा, और 90% देखिए टोटल आय प्रश्न में अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो परिवार की कुल आय 9,000 बताई गई है, तो 9,000 का 90% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 8100 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, 2 0 कट जाएंगे और 8100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए पी और क्यू का आपको रेशियो बताएगा तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना। इसमें देखिए पी आपको बताएगा 5 यूनिट है और क्यू आपको बताएगा 2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे पी की जगह तो ये 25 हो जाएगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये रेशियो यहाँ पर देखिए ये 25 प्लस का 4 बनेगा, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया 21 अनुपात जो है 29 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 2 टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है, किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है। अब देखिए न्यूनतम क्षमता आपसे नहीं पूछी गई है, पूछी क्या गई अधिकतम क्षमता पूछी गई है, तो आप यहाँ पर जो डेटा आपको दे रखे हैं उनका आप HCF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर न्यूनतम क्षमता पूछी जाती है तो आप LCM कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर अधिकतम क्षमता पूछी गई है तो आप यहाँ पर ये जो 850 है और यहाँ पर ये 680 है, इनका HCF कैलकुलेट करेंगे तो इनका गैप देखें यहाँ पर कितने का है। भाई इन दोनों का गैप यहाँ पर देखें तो ये आपको 170 का दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, ये 680 है और ये आपके पास 20। ठीक है, 170 का आपको यहाँ पर गैप दिखाई पड़ रहा है, तो ये 170 आपके पास इनका जो है HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर या तो 170 होगा, देखिए आप जिस भी तरीके से कैलकुलेट करते हैं HCF वो कैलकुलेट करके देख लीजिए, 850 और 680 का HCF जो है 170 आएगा। ठीक है, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ भाई, ये जो दोनों वैल्यू दे रखे हैं इनका डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया, कितना हुआ 170 हुआ, तो या तो 170 इनका HCF होगा या फिर 170 का कोई फैक्टर HCF यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ये जो आपके पास यहाँ पर 170 है, इससे ये दोनों संख्या डिवाइड हैं या नहीं, तो ये दोनों संख्या आपको 170 से डिवाइड दिखाई पड़ रहे हैं, तो यही आपके पास जो है इनका HCF हो जाएगा और यही आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो HCF जो होगा जो ये दो संख्याएं दी गई हैं उनका HCF जो होगा वही आपके पास आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए AB से 25% अधिक है, BC से 40% कम है, यदि CD से 20% अधिक है तो AD से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि आपको यहाँ पर सभी का एक साथ रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये आप देखिए तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको प्रतिशत वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत वैल्यू जो है याद होंगी, या फिर आपको पता होगा कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। अगर आप इसको दिमाग में कैलकुलेट करेंगे तभी जो है आप यहाँ पर टाइम बचा पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ये समझा देता हूँ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि यहाँ पर अगर B हमारे पास 4 है तो इससे एक अधिक हमारे पास A होगा। भाई B हमारे पास 4 है तो इससे एक अधिक हमारे पास A होगा। इसी तरह से 40% कम है B C से, यानी कि 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि यहाँ पर अगर C हमारे पास ये 5 यूनिट है तो इससे 2 यूनिट कम है कौन B, तो ये 3 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर C जो है D से 20% अधिक है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि अगर हमारे पास ये D जो है ये 5 है तो इससे एक अधिक हमारे पास C हो जाएगा। भाई अगर D हमारे पास 5 है तो इससे एक अधिक हमारे पास C हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका एक साथ रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5 त्रिका 15 छिके 90 हो जाएगा, तो 90 आपने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 12 छिके 72 हो जाएगा, ये 72 यहाँ पर लिख लिया। ये रेशियो लगाते जाइए यहाँ पर। ये देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा और यहाँ पर 20 पंचे यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा और 20 छिके 120 हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 करेंगे और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए भाई A जो है D से कितना कम आपको दिखाई पड़ रहा है, 10 यूनिट कम दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 10% आपके पास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिख के नहीं देखना पड़ना चाहिए यहाँ पर कि A जो है D से यहाँ पर 10 यूनिट कम है, कितने पर 100 से, और यहाँ पर गुणा 100 करेंगे तो ये 10% आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देखिए डायरेक्ट आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए कि ये 10% कम है।
अब इसमें देखिए क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। परिणामी गोले की त्रिज्या कैलकुलेट करके बतानी। तो यानी कि आयतन बराबर होगा। अगर आप इन तीनों गोलों का आयतन कैलकुलेट करके ऐड कराएंगे तो देखिए 4/3 पाई तो सभी में आएगा, तो जो कि हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब ये बचेगा, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब ये बचेगा। और ये बराबर की साइड जो है हमारे पास बड़े गोले का आयतन जो भी होगा 4/3 और इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं तो कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R क्यूब बराबर क्या आ जाएगा। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, ये हमारे पास 216 हो जाएगा, प्लस के अंदर 8 का क्यूब 512 और प्लस के अंदर 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। जब इनको ऐड कराएंगे तो ये 1512 और ये 1728 आपको यहाँ पर टोटल दिखाई पड़ रहा है। तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 1728 का घनमूल लेंगे तो 12 आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ABC क्लब आपको दिया गया जिसमें जो है 88% सदस्य पुरुष हैं और 12% सदस्य महिलाएं। यदि पुरुषों की औसत आयु आपको बताई गई 25 वर्ष है तो महिलाओं की औसत आयु 50 वर्ष है। तो सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी, भाई इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं। पुरुषों की औसत आयु आपको 25 बताई गई, महिलाओं की औसत आयु 50 बताई गई। सभी की औसत आयु मिलाकर हम x मान ले तो एक वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी और एक वैल्यू हमारे पास छोटी होगी। तो जब आप यहाँ पर देखिए 50 में से x को घटाएंगे, अगर 50 बड़ा है तो यहाँ पर 50 में से x को घटाएंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास 25 जो वो वैल्यू छोटी होगी, तो x में से हम 25 घटाएंगे, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेशियो आएगा ये आपके पास पुरुष और महिलाओं के रेशियो के बराबर होगा। पुरुष हमारे पास 88% थे और महिलाएं हमारे पास 12% थी। तो 88% का 12% के साथ अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 22:3 आएगा। यानी कि आपके पास ये जो रेशियो आना चाहिए था, यानी कि ये जो रेशियो आपके पास आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 22:3 क्या आना चाहिए था। तो ये 50 माइनस x और x माइनस का 25 का जो रेशियो है ये 22:3 आना चाहिए था। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 150 माइनस का 3x हो जाएगा। तिरछा गुणा कराया मैंने यहाँ पर, ये 22x माइनस का इसका 22 गुणा करेंगे तो 22 5 110 का 0 हासिल 11, 44 11 ये 55 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एक साइड हमारे पास 25x आ जाएगा, दूसरी साइड ये 700 बन जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि सभी का मिलाकर जो औसत है वो हमारे पास कितना आया, 28 आया। ठीक है, 28 वर्ष। इसमें देखिए किसी काम को पूरा करने में प्रदीप संदीप से 2 गुना कुशल है, यानी कि प्रदीप जो है ये संदीप से 2 गुना कुशल है, ये आपको प्रश्न में बताया गया। तो ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एक साथ काम करते हुए वे काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रदीप अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर प्रदीप और संदीप एक साथ काम करते हैं तो ये 28 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये टोटल वर्क आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रदीप 2 यूनिट का और यहाँ पर संदीप जो है ये 1 यूनिट का काम करता है, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 इंटू में 28 करेंगे तो 28 थी 84 यूनिट का आपके पास यहाँ पर ये टोटल वर्क आ चुका है। अब ये टोटल वर्क जो है प्रदीप को अकेले करना है और प्रदीप अकेले 84 यूनिट का काम 2 की एफिशिएंसी से करेगा, तो यहाँ पर 42 दिन इसको लग जाएंगे। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 13 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जब आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 13:10 आएगा। यानी कि 10 की वस्तु 3 अधिक में बेची जा रही है तो 30% आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाई पड़ गया। भाई 3 का प्रॉफिट हो रहा है 10 पर और गुणा 100 करेंगे तो ये 30% ही तो आएगा, तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए था। इसमें देखिए कस्बे में 40 वर्ष से कम आयु के 2200 बिलियन लोग हैं। 40 से 50 आयु वर्ग में कितने बिलियन लोग हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखिए ये डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये 40 से कम ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 30 से 40 है और ये 16 से 30 और ये अप टू 15 लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है 40 से कम है। और यहाँ पर ये परसेंटेज में लिखा हुआ है डेटा, तो ये 35 है और यहाँ पर ये 18.5 लिखा हुआ है और ये 12.5 लिखा हुआ है। जब आप इनका टोटल करेंगे तो देखिए 12.5 और 18.5 कितना हो जाएगा, ये 31 और ये 35, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना बन रहा है, 66 यूनिट बन रहा है। और इसी 66 यूनिट की वैल्यू आपको प्रश्न यहाँ पर 66% बन रहा है और इसी 66% की वैल्यू आपको प्रश्न में बताई गई 2200 बिलियन है।
2200 बिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 6 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। आपको यहाँ पर प्रश्न में क्या बताना था, 40 से 50 आयु वर्ग में कितने बिलियन लोग हैं। तो जब आप यहाँ पर 40 से 50 आयु वर्ग में देखें तो 25.77% है भाई, 25.77% यहाँ पर है। तो ये 25.77% की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें भाई, 6% बराबर 200 है, तो 200/6 से आप इसको गुणा करा देंगे, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का ये 2577 में आप डिवाइड करेंगे तो 8 3 का 24। देखिए 8 बार भाग गया, यानी कि 8 आपके पास एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो 859 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी ए और बी जो है एक ही समय पर शुरू होती हैं और रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, और रेलगाड़ी बी जो है स्टेशन क्यू से पी तक 70 किलोमीटर की चाल से जो है यात्रा करती है। यानी कि ये तो तय है कि दोनों रेलगाड़ियां जो है विपरीत दिशा में चल रही हैं और वे एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद पार करती हैं। तो स्टेशन पी और स्टेशन क्यू के बीच की दूरी कितनी है आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो आपके पास यहाँ पर पार करने का, एक दूसरे को पार करने का टाइम जो है ये बताएगा 1 घंटे 20 मिनट, यानी कि इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 से 1/3 यानी कि 4/3 आप इसको घंटे में लिख सकते हैं। अब ये टाइम को आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी डिस्टेंस रही होगी ए और बी, रेलगाड़ी ए और बी हैं, और ये पी और क्यू के बीच की जो भी डिस्टेंस रही होगी वो हम मान लेते हैं डी है, ठीक है। अब ये रिलेटिव स्पीड से कवर होगी, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, एक ट्रेन की चाल आपको बताएगा 70 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की चाल बताएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को ऐड करके भाई आप देख सकते हैं दोनों ट्रेनें जो है विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो ऐड करके इनकी रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करें, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर से ये डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने किलोमीटर में ही मानी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। और ये जो टाइम लग रहा है, ये इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो आपको बताएगा 4/3 घंटे, तो बराबर 4/3 घंटे के कर दीजिए। तो यहाँ से डी बराबर आपके पास 4 × में 40 आ जाएगा भाई, 120 इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये 160 जो है आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। अब इनका मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपको कैलकुलेट करके बताना, तो काफ़ी बार हम सोल्व कर चुके हैं इस टाइप के प्रश्न। भाई 56 × में 14 कर देंगे, 14 4 56 होता है, तो ये 14 × में 2 आ जाएगा, यानी कि 28 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 बताया गया, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए, ये 58 जो है ये हमारे पास विषम संख्या नहीं है, तो ये इन 4 क्रमागत संख्याओं में, विषम संख्याओं में काउंट नहीं होगी। यानी कि 4 संख्याएं जो थी, 2 संख्या हमारे पास औसत से पहले रही होंगी और 2 संख्याएं औसत के बाद रही होंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये संख्याएं रही होंगी। अब यहाँ पर अगर वो विषम संख्याओं की बात करें तो इससे 58 से पहले विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 57 हो जाएगी, और 57 से पहले विषम संख्या 55 हो जाएगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछी गई तो 55 ही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी जाती तो 58 के बाद 59 और 59 के बाद विषम संख्या 61 होती है, तो 61 आपके पास यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आ जाती है। बट यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो 55 ही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।